बी पार्ट चेंज ऑफ फेस एंड लेटेंट हीट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ फेस क्या होता है। चेंज ऑफ फेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ it is a process of change from one state to another state at constant temperature is called change of phase। ओके, देखो यहाँ पर चेंज ऑफ फेस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अभी कितने मैटर कितने स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है? तीन फेज के अंदर नॉर्मली कितने? तीन। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन क्या होता है? गैस। समझेगा? ऐसे तो प्लाज्मा भी होता है, बीईसी करके भी आता है, बट हम लोग जनरली क्या देख रहे हैं यहाँ पर? तीन फेज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब भी चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज नोन एज मेल्टिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। एंड मेल्टिंग होने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है वो हीट अपने अंदर क्या करता है? एब्जॉर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हेन वी कैन से हीट इज एब्जॉर्ब। अगर हम लोग लिक्विड से गैस के स्टेट में जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग और वेपराइजेशन। समझेगा? अगर रिवर्स प्रोसेस है गैस टू लिक्विड, तो गैस टू लिक्विड दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। एंड लिक्विड टू सॉलिड, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। अगर सपोज के मुझे लिक्विड से पास नहीं होना है एंड डायरेक्टली सॉलिड से गैस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। एंड गैस टू डायरेक्ट अगर सॉलिड में जाना तो इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। समझेगा? तो देखो, जब भी हम लोग सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हैं तो हीट इज एब्जॉर्ब। जब हम लिक्विड से गैस में जाएंगे तो भी क्या होगा? हीट इज एब्जॉर्ब। समझा तक? अभी अगर हम लोग गैस टू लिक्विड में जाएंगे तो वहां पर हीट को क्या करना रहेगा? बाहर देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड हीट इज लिबरेटेड या तो रिलीज। एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, तो यहाँ पर भी क्या होगा? हीट इज रिलीज या तो लिबरेटेड। समझा? इतना आप लोग को याद रखना है। डाउट इसके अंदर कुछ भी? अभी हमको जो मेन थिंग पढ़ना है दैट इज मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। समझे? इसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा लिखना है। तो अभी अगर आपको किसी का भी डेफिनेशन पूछा तो आप कैसे लिखोगे? तो पूरा डेफिनेशन सेम रहेगा, खाली आपको क्या चेंज करना है? सॉलिड टू लिक्विड या तो लिक्विड टू गैस। जैसे कि कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे अगर मुझे वाटर को बॉईल करना है तो कितने टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा? फिक्स है ना, वैसा। बराबर? अगर वाटर को मुझे फ्रीज करना है तो कितने टेम्परेचर पे करना पड़ेगा? 0 डिग्री से। तो ये फिक्स टेम्परेचर है। तो अगर आपको पूछा कि व्हाट डू मीन बाय मेल्टिंग, तो आप लोग कैसे लिखोगे? तो द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग। समझा सब लोग को? सेकंड, अगर आपको पूछा है कि बॉइलिंग, तो क्या लिखोगे? इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग। समझे? यहाँ तक सब लोग बोलते हैं ना। कंडेंसेशन पूछा तो क्या लिखोगे? इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इट इज नोन एज कंडेंसेशन। अगर आपको पूछा फ्रीजिंग, तो क्या लिखोगे आप लोग फ्रीजिंग के लिए? फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। एंड सब्लिमेशन पूछा तो पूरा का पूरा सेम, बस खाली आपको बीच में क्या लिखना है? विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। एंड अगर आपको ये लिखना है गैसियस टू सॉलिडिफिकेशन, तो आप क्या लिखोगे? पूरा का पूरा सेम, दैट इज फ्रॉम गैस टू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। समझे आता है? क्लियर? इसके अंदर कुछ डाउट? तब करूँ? लिखना है किसी को? ऐसा दिया हुआ टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा। देखो, फर्स्ट टॉपिक मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग।
जैसे कि यहाँ पर अपने पास एक आइस का क्यूब है, तो स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर सपोज कि मैंने बाहर से इसको हीट सप्लाई किया आइस को, ओके, सो यहाँ पर आइस है एंड बाहर से आपने क्या प्रोवाइड किया इसको हीट, तो आफ्टर सम टाइम ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ ए लिक्विड। बट जब ये वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है आइस टू वाटर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, तो भी यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग में, तो वो ठंडा पानी, समझा। एंड सेकेंड पार्ट, अगर हम लोग उल्टा जाएंगे वाटर टू आइस, तो यहाँ पर क्या होगा, हीट को आपको बाहर लिबरेट करना पड़ेगा और वी कैन से हीट इज रिलीज, एंड जब हीट रिलीज हो जाएगा तो ये वापस से सेम 0 डिग्री सेल्सियस पे किस में कन्वर्ट होगा, आइस के अंदर। तो ये जो फिनोमेना था, ये वाला प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं मेल्टिंग, एंड जो इसका उल्टा प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे फ्रीजिंग। यस, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर एक ही है फॉर द, है ना, नोट के अंदर दिया हुआ आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, फॉर द प्योर सब्सटेंस फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज सेम। मिला, देखो एक बार उसको अंडरलाइन करना, क्या दिया फर्स्ट पॉइंट के अंदर, नोट के अंदर फ्रीज, नहीं, एंड सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, For a given mass of a substance, the amount of heat energy absorbed during melting is same as that liberated during freezing. मतलब समझे यहाँ पर, अगर आइस टू कन्वर्ट, फॉर एग्जांपल आइस टू वाटर कन्वर्ट होने के लिए, फॉर एग्जांपल कि हमने बोला कि 10 जूल का एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, तो वापस अगर वाटर टू आइस में जाना है तो इसको बाहर कितना देना पड़ेगा 10 जूल का। ये दो नोट के पॉइंट में लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फॉर द प्योर सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट दोनों क्या रहता है सेम, एंड सेकंड पॉइंट के अंदर क्या लिखा है, जितना मेल्टिंग प्रोसेस के लिए हीट एब्जॉर्ब किया उतने फ्रीजिंग के लिए हीट रिलीज करना पड़ेगा। डाउट यहाँ तक कुछ ही क्लियर। नेक्स्ट पार्ट एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर एक बीकर है एंड बीकर के अंदर हम लोग ने रखा है आइस के क्यूब। हाँ, Water सिवाय कोई भी और substance out करें? कोई भी प्योर सब्सटेंस, कोई भी प्योर सब्सटेंस, वैक्स ले लो, ग्लिसरीन ले लो, ऑयल ले लो, कोई भी। इसके अंदर हम लोग ने रखा एक थर्मोमीटर, एंड स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, फॉर एग्जांपल के 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, आइस है तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया जिसको हम बोलते हैं, ये 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, नाम क्या है इसका, हीटिंग कर्व ऑफ मेल्टिंग, ये ना टॉपिक का, हीटिंग कर्व ऑफ मेल्टिंग। तो अगर आप ग्राफ ध्यान से देखो तो उन लोग ने क्या किया पता है, ये जो थर्मोमीटर यहाँ पर है एंड थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो हर 30 सेकंड पे उन लोग क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। ये जो रेड है वो यहाँ पर मर्क्यूरी, तो स्टार्टिंग का टाइम कितना रहेगा 0, एंड यहाँ पर हम लोग ने रखा है टेम्परेचर, समझेगा, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे कौन चल रहा है टाइम। तो स्टार्टिंग में टाइम 0, फिर टाइम 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90, 120 एंड 180। ओके, तो देखो आपको ग्राफ कैसा मिल रहा है, स्टार्टिंग के 120 सेकंड में आपको कैसा ग्राफ मिल रहा है, देखो एकदम स्ट्रेट लाइन। क्यों ऐसा, बिकॉज जैसे आपने थर्मोमीटर इसके अंदर इंसर्ट किया तो ये सडनली थोड़ी ना मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, यस और नो। तो अगर आपने देखो आइस बाहर निकाला, फ्रिज में से आइस बाहर निकाला, तो क्या तुरंत तो मेल्ट हो जाता है, नहीं, वो थोड़ा टाइम लेता है, समझा। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे 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 एक दूसरे से क्लोज, थोड़े दूर जाएंगे, एंड वो जाने के लिए वो जो भी सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो स्टार्टिंग में उसका स्टेट चेंज होता नहीं है, समझा। तक टाइम भले इंक्रीज हो रहा है बट उसका टेम्परेचर अभी भी कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, समझा कि नहीं समझा। उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा। तो 2 मिनट तक वो 2 मिनट तक वो आइस के फॉर्म में रहता है, समझा। उसके जितने मॉलिक्यूल्स से पार्टिकल्स जो 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत ही क्लोज थे, धीरे धीरे जब वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके मॉलिक्यूल्स धीरे 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 क्या हो गए, दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद वो मेल्ट होगा पूरा अच्छे से, समझा यहाँ तक। तो दैट इज नॉन हीटिंग कर्व ऑफ मेल्टिंग। डिपेंड करता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। अभी उन लोग ने आई थिंक कितना दिया है स्टार्टिंग में, 20 डिग्री सेल्सियस है, वैसा कुछ तो बोला रहेगा, 30 दिया, 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे। तो जब वो रूम टेम्परेचर पे आएगा यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। बट आपको एक चीज़ यहाँ पर नोट करना है, स्टार्टिंग में 2 मिनट के लिए जो भी उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वो कहाँ पर चला गया, तो वो उसका स्टेट चेंज करने के लिए, मतलब सॉलिड टू लिक्विड के फॉर्म में जाने के लिए, यहाँ पर वो रहेगा आइस के फॉर्म में, समझेगा।
यहाँ पर वो आइस के फॉर्म में, जब यहाँ पर 2 मीट होगा तो किसके फॉर्म में आ रहेगा, वाटर के फॉर्म में। बट यहाँ पर उसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड 2 मिनट के बाद भी उसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री। डाउट इसके अंदर कुछ भी क्लियर? रफ करूँ? नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या दिया हुआ है, Change in volume. चेंज इन, हाँ ये सब बस खाली आपको एक बार पढ़ना है। क्या दिया नेक्स्ट टॉपिक में, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग। एक क्वेश्चन आप लोग को, अगर हमारे पास आइस है, ओके, एंड समझो कि आइस का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, एंड मैंने इसको हीट किया। नॉर्मली क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपांड। बट यहाँ पर आइस के फॉर्म में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। देखो आइस का डेंसिटी क्या होता है, वाटर से कम होता है 0.9। तो इसके अंदर है ना, फॉर एग्जाम्पल समझो कि 10% जो है, 10% दैट इज एयर, एंड वाटर कितना परसेंट है, 90%। तो जब भी आप इसको हीट करोगे तो जो 10% का जो हीट था, सॉरी 10% का जो एयर था वो तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, 90% ऑफ वाटर। तो वाटर को जब आप इसको हीट करोगे तो वहाँ पर उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज। Heat करने पे volume बढ़ेगा। नहीं, स्टार्टिंग में एनामोलस बिहेवियर पता है आप लोग को, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। हाँ। तो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है इट विल डिक्रीज, समझा। बट अगर सपोज कि हमारे पास वैक्स है, वैक्स समझते आप लोग, वो कैंडल का जो वैक्स होता है, अगर आप इसको यहाँ पर हीट करोगे तो धीरे धीरे ये क्या करता है, सब जगह पर फैलता है। तो इसको हीट देने पे इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। बट वाटर आइस के अंदर क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होगा इट विल डिक्रीज। सर तो वॉल्यूम तो सेम है नहीं, ये सब जगह पर फैलना स्टार्ट करता है तो इसका जो वॉल्यूम होता है ना ये बढ़ता है। बट इसके अंदर जो, क्योंकि उसके अंदर एयर पार्टिकल्स नहीं होते, उसके अंदर प्योर वैक्स के ही पार्टिकल होते हैं, तो वो एक दूसरे से दूर जाने के लिए ट्राई करते हैं। वाटर भी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद हाँ, फिर एक्सपांड करेगा। बट यहाँ पर हम लोग आइस है ना, स्टार्टिंग में ये आइस है, तो आइस को अगर आपने हीट किया, क्योंकि आइस का टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको स्टार्टिंग में हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड 4 डिग्री सेल्सियस के बाद तो बढ़ेगा। सर वो बात नहीं 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 नहीं, अगर देखो पूरा आइस है 1 मीटर क्यूब का, एंड अगर ये पूरा मेल्ट हो गया पूरा, एंड अगर आप इसका वॉल्यूम देखोगे तो वो तो आपको कितना मिलेगा, 90% ही मिलेगा। तो 10% तो चला गया। समझा कि नहीं समझा? देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस है, बराबर, एंड ये बन गया वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर भी कुछ ना कुछ उसके अंदर एयर पार्टिकल रह गए तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट लेगा एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 4 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। तो अब तो इसके अंदर ज़रा भी एयर पार्टिकल्स नहीं है, तो अभी फाइनली क्या बनेगा, यहाँ पर 90% वाटर। ऐसा मानो कि यहाँ पर भी 90% वाटर है, 90% यहाँ पर भी वाटर ही है, 10% जो था वो इसके अंदर ही था, तो वो तो निकल जाएगा पूरा जैसे आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। इधर वॉल्यूम कॉन्सेंट है, इधर 100% था, आइस के अंदर भी वो 0.1% तो एयर है। एयर है, हाँ। वाटर का जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है। कैसे, हाँ वाटर का वॉल्यूम कॉन्सेंट है क्योंकि इसके अंदर 90% वाटर है स्टार्टिंग में एंड 10% एयर है, तो इसका वॉल्यूम स्टार्टिंग में आपको बहुत बड़ा दिखेगा। बट जैसे आप उसका मेल्ट करो तो उसको पानी जो अगर आपको मिलेगा वो तो बहुत ही कम मिलेगा। वैसा 100% वाटर कैसे रखोगे, आइस बनता ही नहीं है। फिर भी आइस का पता है प्रॉपर्टी होता है, एनामोलस बिहेवियर क्या कहता है कि है ना, आइस समझो कि ऐसा वाटर के मॉलिक्यूल्स है, H2O ऐसा सब जगह पर मॉलिक्यूल्स है, समझो H2O। जब भी ना 4 डिग्री सेल्सियस हम लोग नीचे जाते हैं तो ये पार्टी एक दूसरे को ऐसा बोलते हैं कि चलो अभी फटाफट है ना हम लोग आइस बनने ही वाले हैं, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में आ जाते हैं। तो आइस को अगर आप कभी माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो उसका पैटर्न ऐसा होता है, HHO ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पर वो कौन से भी रैंडम मोशन में आते हैं, बट जब भी उनको आइस बनना रहता है तो उन लोग एक प्रॉपर पैटर्न में आते हैं। अभी जब प्रॉपर पैटर्न में आते हैं तो बीच में देखो खाली जगह है, एंड वो खाली जगह के अंदर ही क्या हो जाता है, एयर ट्रैप हो जाता है, एंड जिसके कारण उसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी डिक्रीज होता है, इसके लिए फिर वो पानी के ऊपर तैरता है। नहीं, ड्राई आइस के लिए वर्क नहीं करेगा वहाँ पर, ये प्योर वाटर के लिए बात चल रहा है। ड्राई आइस के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सब्लिमेबल मतलब डायरेक्टली सॉलिड टू गैस। हाँ, इसके अंदर तो वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे नहीं आएंगे,
ड्राई आइस के अंदर कहीं पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप नहीं होते, वो प्योर CO2 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 होता है। जब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आएगा तो वापस से CO2 गैस के फॉर्म में सब जगह पर रिलीज हो जाएगा। क्लियर? तो उसके अंदर पानी वानी नहीं होता है, नहीं होता है। जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, जितने भी CO2 है, प्योर CO2 बड़ा खाली कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग कितने टेम्परेचर पे लेके आएंगे? -78.5 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसके कारण क्या होगा? जितने भी CO2 एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे एंड वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट होगा? ड्राई आइस के फॉर्म में, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड। ओके, एंड जैसे आपने इसको रूम टेम्परेचर पे लाया तो वापस से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? सब्लिमेशन। पर नेक्स्ट पॉइंट क्लास, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ओके, देखो यहाँ पे क्लास एक एग्जांपल है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस बाय इंक्रीज इन प्रेशर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 1 ATM। 1 ATM मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ये सर। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो प्रेशर कितना होता है? 1 ATM, है ना। 1 ATM मतलब कितना? 1.013 × 10⁵ पास्कल। एंड वो टाइम पे इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0.216 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया? 0.0144 डिग्री सेल्सियस। हाँ, हाफ नहीं हुआ, हाफ नहीं हुआ, हाफ नहीं। 6 का अगर हाफ करो तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, हाफ नहीं हुआ। अगर मैंने 3 ATM कर दिया, जो पॉइंट पे वो मेल्ट हो रहा है। यस यस। सेकंड देखो, अगर आपने प्रेशर जो था वो 3 ATM कर दिया तो यहाँ पर उसका वैल्यू कितना हो गया? 0.0072 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ऐसा बोलो कि हर एक 1 ATM प्रेशर इंक्रीज करने पे जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कितने से डिक्रीज हो रहा है? ये दोनों को माइनस करो, 0.0072 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। समझे यहाँ तक? मतलब अगर आप एक 1 ATM प्रेशर इंक्रीज करते हो तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली अगर आप देखो ना, घर पे भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर आइस ऐसे ही रखो एंड दूसरे में आइस यहाँ पर रखें ना, उसको ऐसा पैक कर दे ऐसा, तो किस में जल्दी मेल्ट होगा? ये वाले केस में। क्यों? बिकॉज यहाँ पर प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। समझा? हाँ, तो जल्दी मेल्ट होगा ना। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, जो टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। समझा आया तक? बोलो, क्लियर है आया तक ये वाले पॉइंट में? सेकंड पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है। हाँ, फॉर वैक्स क्या होगा? वैक्स के लिए अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो वहाँ पर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा दिया ना उन लोग ने, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस सच एज वैक्स, लेड विच एक्सपांड्स ऑन मेल्टिंग इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। एंड यहाँ पर हम लोग ने किसके लिए किया था? खाली तो आइस के लिए, क्योंकि उसके एनोमलस बिहेवियर के वजह से। डन यहाँ तक? नेक्स्ट पार्ट देखो, इफेक्ट। प्रेशर बढ़ रहा है तो फिर उसको लिक्विड स्टेट में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगा। हाँ, तो दिया ना। अगर मैंने देखो यहाँ पर आइस रखा एंड मैंने उसको ऐसा कंप्रेस कर दिया, तो पहले ये वाले केस में जो आइस है वो खाली मेरे ये वाले सरफेस से ही कांटेक्ट में है ना। तो वो इजीली लिक्विड बन सकता है ना, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं है। लिक्विड बनने के लिए उसके नहीं पार्टिकल्स दूर होने चाहिए ना। देखो, जब भी यहाँ पर है आइस तो उसके ऊपर खाली किसका प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है। एंड जैसे मैंने इसको कंप्रेस कर दिया
तो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर है एंड साथ साथ जो मेरे फिंगर्स है उसका भी प्रेशर है, तो प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ेगा तो इजीली मेल्ट होगा। सेकंड चीज़, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे देखो सिर्फ ये दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होगा, सराउंडिंग की वजह से थोड़ा कम होगा। एंड यहाँ पर देखो ये जो पूरा पाम अगर मैंने ऐसा पूरा बंद कर दिया तो सब जगह से उसको हीट मिलेगा तो जल्दी मेल्ट होगा। समझा तक? नेक्स्ट पार्ट देखो क्या दिया है, रफ करो ये वाला पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ impurities on melting point. समझो कि इसके अंदर हम लोग ने आइसक्रीम रखा हुआ है, ये आइसक्रीम का डब्बा है एंड यहाँ पर सब जगह पर आइसक्रीम है, बटर स्कॉच। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वेरी गुड। लीची फ्लेवर, नहीं लीची तो वाइट होगा ना, सॉरी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ठीक है। देखो आपका फेवरेट स्ट्रॉबेरी है, चलो ओके। क्रैनबेरी, बस और कुछ? काला जामुन, लाल जामुन, कुछ? ओके, चेरी, वो रह गया था एक, देखो व्हाटएवर। देखो यहाँ पर सब लोग कोई रीड करो, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेल्टिंग पॉइंट। मन, The melting point of a substance decreases by the pressure of impurities in it. The melting point of ice decreases from 0 degrees Celsius to minus 22 degrees Celsius on mixing salt in it in proper proportion. The fact is utilized. This fact is utilized in making the freezing mixture by adding salt to ice. Okay. The freezing mixture is used in preparing kulfis. हाँ अभी देखो कुल्फी बनेगी। देखो यहाँ पे कुल्फी पता है आप लोग को क्या आता है? हाँ, पता है। आप लोग अगर आइसक्रीम खाने के लिए जाओगे ना तो जो कोन देते हैं, पता है वो 15-20 रुपए का जो कोन आता है ना, उसके बाद निकाल निकाल के देते हैं। फिर मेवाड़ का, हाँ मेवाड़ का, हाँ अरे वो बड़ा मैग्नम वाला नहीं, नॉर्मली जो रास्ते पे मिलता है स्ट्रीट फूड, पता है कि नहीं पता है? अरे वो स्कूप रहता है, फिर स्कूप को ऐसा 1 2 3 4, फिर वो चम्मच लेके दबाते, फिर वापस 1 2 3 4, फिर दबाने के बाद वो जो ड्यूटी फ्रूटी रहता है उसमें ऐसा डीप करके ये लोग 15 रुपए में देते हैं, वो वाला मैं बात कर रहा हूँ। समझा अभी आप लोग को? हाँ, तो एक डब्बा यहाँ पर मैं रखा हूँ एंड उसके अंदर रेड है, रेड मतलब पिंक है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ओके, अभी देखो ये जो डब्बा है, ये जो वेसल है, इसके बीच में आइसक्रीम है, वो सिलेंडर है आइसक्रीम का, पर उसके आजू बाजू में तो हम लोग क्या रखते हैं? आइस रखते हैं। तो समझो कि अगर मुझे इसको फ्रीज करना है एंड ये स्टार्टिंग में लिक्विड के फॉर्म में, तो लिक्विड के फॉर्म में तो इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। मैंने फ्रिज में रखा था लिक्विड एंड मैंने इसके अंदर रख दिया एंड रात को मुझे आइसक्रीम का स्टॉल लगाना है। अभी इसके आजू बाजू में सब जगह पर मैंने क्या रख दिया? आइस। अभी आइस का टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। हीट ट्रांसफर किसके बीच में होगा? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, बराबर। अगर पूरा का पूरा अगर हीट ट्रांसफर होगा तो अज्यूम करो कि थोड़े टाइम के बाद ये जो पूरा आइस है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेल्ट। उन्होंने क्या किया? बाहर से इम्प्योरिटीज ऐड किया, दैट इज अवर सॉल्ट। सॉल्ट मतलब NaCl, समझा? सोडियम क्लोराइड 8 स्टैंडर्ड। अच्छा देखो, तो सॉल्ट क्या करता है? इसका जो टेम्परेचर था जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था उसको चेंज कर देगा -22 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग में कितने पे था? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अभी ये कितना हो जाएगा? -22 डिग्री सेल्सियस। तो ये जल्दी मेल्ट होगा। पहले कैसा हो रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो रहा है, अभी उसका टेम्परेचर कितना हो गया? -22 डिग्री सेल्सियस। समझा? तो अभी जो आइस है एंड जो सॉल्ट है, ये दोनों का जो मिक्सचर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग मिक्सचर। एंड फ्रीजिंग मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया? -22 डिग्री सेल्सियस। समझा? हमने प्रेशर इधर नहीं लगाया, प्रेशर तो जो है वही है। नहीं, वो दोनों को कंपेयर मत करो। वो प्रेशर के केस में हम लोग ने टेम्परेचर को सेम रखा था। यहाँ पर जब हम टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज का बात कर रहे हैं तो प्रेशर को हम लोग सेम रख रहे हैं। नहीं होगा ना। देखो ये स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो सकता है। अभी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो डायरेक्टली कितना चला गया?
0 से -22 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो आइस आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे दिख रहा था अब उसका टेम्परेचर कितना हो गया -22 डिग्री सेल्सियस। अभी जब ये दोनों के बीच हीट कन्वर्जन होगा तो आपको एवरेज टेम्परेचर कितना मिलेगा, ये 10 डिग्री सेल्सियस बराबर, एंड ये कितना है, ये कितना है माइनस, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, बोलो 10 - 12 कितना हो गया, सॉरी कितना हो गया 12 -12 एंड डिवाइड बाई 2 करो, समझा नहीं समझा। एवरेज टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, T1 + T2 डिवाइड बाई 2, तो T1 कितना है अपने पास, ये 10 और ये कितना है -22 डिवाइड बाई 2 कितना होगा -12/2, मतलब यहाँ का टेम्परेचर कितना रहेगा -6 डिग्री सेल्सियस एंड हीट ट्रांसफर क्या इसका टेम्परेचर भी कितना रहेगा -6 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो आपका आइसक्रीम है वो लंबे टाइम तक रह पाएगा, किसी को बिजनेस करना हो तो। नेक्स्ट पार्ट देखो यहाँ पर, रफ करो। देखो नेक्स्ट टॉपिक बॉइलिंग एंड क्या दे, नेक्स्ट टॉपिक बॉइलिंग एनीवेज। देखो यहाँ पर अगर हमारे पास है वाटर एंड मुझे इसको कन्वर्ट कराना है वेपर के फॉर्म में या तो गैस के फॉर्म में, क्या करना पड़ेगा, इसको हीट देना पड़ेगा। तो वी कैन से यहाँ पर हीट क्या हुआ है, एब्जॉर्ब, समझेगा यहाँ तक क्लियर। सेकेंड पार्ट, अगर आपको रिवर्स प्रोसेस में आना है, मतलब गैस टू वाटर, तो यहाँ पर क्या होगा, जितना हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब किया था उतना हीट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों में टेम्परेचर सेम है। डाउट यहाँ तक कुछ। नेक्स्ट पार्ट है, इसका आप लोग को एक्सपेरिमेंट करना है वापस से। क्या दिया एक्सपेरिमेंट के अंदर, Take some water at room temperature 20 degrees Celsius in a flask and suspend carbonate. Heat ओके देखो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है। हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर हम लोगों ने वाटर रखा है एट रूम टेम्परेचर, कितना रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, स्टार्टिंग में है 20 डिग्री सेल्सियस एंड जैसे मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया क्या होगा, बोलो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा एंड जब ये 100 डिग्री सेल्सियस को रीच करेगा फिर क्या होगा, वाटर विल कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। तो इसका इन लोग ने ग्राफ कैसा बनाया, जिसको हम बोलते हैं हीटिंग कर्व ऑफ वाटर एंड वहां पर क्या था, हीटिंग कर्व ऑफ आइस, वहां पे आइस है एंड यहाँ पर वाटर है। तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे टेम्परेचर एंड यहाँ पर एक्स एक्सिस पे टाइम। तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना रखा था 20 डिग्री सेल्सियस, यस और नो, एंड स्टार्टिंग में टाइम कितना था 0। जैसे आप इसको हीट करते जाओगे धीरे 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 इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा एंड जब ये इंक्रीज होके 100 डिग्री सेल्सियस रीच करेगा तो उसके बाद ये गैस के फॉर्म में आ जाएगा एंड ये कांस्टेंट हो जाएगा, समझा। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, चेंज इन वॉल्यूम ऑन बॉइलिंग। नेक्स्ट टॉपिक चेंज इन वॉल्यूम ऑन, देखो इसमें तो कुछ भी नहीं होता क्लास, कोई भी लिक्विड हो, देखो कोई भी लिक्विड हो कोई भी गैस हो, अगर आप उसको हीट करोगे तो वो क्या होने वाला है, एक्सपांड ही होगा। सो ऑल लिक्विड्स एक्सपांड्स ऑन हीटिंग या बॉइलिंग, क्लियर, इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। इसके अंदर 2 एग्जाम्पल उन लोग ने दिए हुए हैं। सबसे पहला है, देखो यहाँ पर अगर कोई यूटेंसिल है
एंड उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 atm। एंड इसके अंदर सपोज कि हम लोग ने कुछ वेजिटेबल्स रखा हुआ है एंड मैंने यहाँ से इसको हीट किया एंड ये वाटर है। मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि थोड़े टाइम के बाद ये जो पानी था वो पूरा का पूरा किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, स्टीम के अंदर। एंड ये जो भी वेजिटेबल्स है ये अभी भी कैसे है, रॉ, मतलब पके बराबर नहीं है। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसके जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस पे आके कन्वर्ट हो गए किसके फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। एंड प्रेशर यहाँ पर क्या था, बहुत ही कम। तो ये यहाँ पर अगर सपोज किसको आपको पकाना है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डालना पड़ेगा एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी देना पड़ेगा। इतना टाइम अपने पास होता नहीं है, तो हमने एक नया इन्वेंशन किया। या तो आप उसको कवर करो एंड कवर ना करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, बताइए क्या ये ये क्या है, प्रेशर कुकर। देखो यहाँ पर अपने पास वेजिटेबल्स है। देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने इसको यहाँ से हीट करना स्टार्ट किया क्या होगा, डू यू नो गेल-लुसेक लॉ? What? पता है कि नहीं पता है? गेल-लुसेक लॉ नहीं पता? गेल-लुसेक लॉ क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट क्या कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम। तो मैंने देखो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था, क्यों, जैसे आप इसको हीट करोगे वॉल्यूम इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझा, ये एक्सपांड हो रहा है। बट मैंने जैसे इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, समझा, मतलब ये हीट सॉरी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर नहीं जाएंगे। जैसे मैंने इसको हीट किया तो ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, स्टीम के फॉर्म में, बट जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो बाहर जाने वाले नहीं है। तो इसके अंदर वाटर का भी प्रेशर यहाँ पर एंड जो स्टीम है उसका भी प्रेशर होगा, जिसके कारण इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो गया कितने टाइम्स, 1.75 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर इसके अंदर क्रिएट हो गया एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर 1 atm था ना, है ना, तो उसका 1.75 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर अंदर क्रिएट हो गया, समझे यहाँ तक। एंड ये प्रेशर के वजह से ये जो वाटर था उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया 120 डिग्री सेल्सियस से। पहले कितने पे हीट होता था, ये 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट होता था। अब अगर इसको स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 120 डिग्री सेल्सियस। एंड जो भी मोस्टली जो वेजिटेबल्स होते हैं, देखो भगवान ने कैसे बनाया, जो भी वेजिटेबल्स होते हैं उनको 93 से 99 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी तो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, समझा। तो रॉक उसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब पहले 100, जब भी मैंने इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखा था तो ये 100 डिग्री सेल्सियस में किस में कन्वर्ट होता था, स्टीम के फॉर्म में। अब जैसे मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसका जो बॉइलिंग, मतलब ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बट कितने डिग्री सेल्सियस पे, 120 डिग्री से। एंड जब तक ये 120 डिग्री सेल्सियस पे रीच होगा उतने में इसके अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो रॉ जो वेजिटेबल्स है उसको कुक कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको कितना टेम्परेचर चाहिए, 93 से लेकर 99 डिग्री सेल्सियस, समझे यहाँ तक। तो ये उसका इफेक्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, मतलब अगर उसको स्टीम में कन्वर्ट होना रहेगा तो उसका टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, 120 डिग्री सेल्सियस। अभी 120 डिग्री सेल्सियस करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, एंड जैसे आप ज़्यादा ही इसको हीट दोगे तो ये तो उतने में 19 डिग्री सेल्सियस रीच करके, ये सर समझा, डाउट इसके अंदर कुछ भी। एंड फिर भी आपको पता है कि अगर आप ढक्कन खोलोगे भी ना तो भी थोड़ा सा पानी उसके अंदर बचता है, क्लियर, हाँ मुझे पता तो ही आएगा। अभी इसके ऊपर सीटी हम लोग क्यों रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि इसका प्रेशर 1.75 टाइम से ज़्यादा हो गया तो वो बैलेंस करने के लिए तो वेपर के फॉर्म में वो बाहर निकाल देते हैं, समझा। अगर सपोज के सीटी, हाँ अगर सीटी नहीं चल रहा है एंड प्रेशर अगर 1.75 टाइम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, दिख जाएगा सबको, पाव भाजी घर में बनने वाला था, सब देखा सब फटेगा। देखा किसी ने किसी घर पे हुआ है, ऊपर फट के ऊपर जाता है, अरे हुआ है ना, एंड बाई चांस खराब हो जाता है। हमारे बाजू में हुआ था, बहुत जोर से आवाज आया एंड आंटी ने दाल चावल रखा था एंड कुकर फटा तो पूरा दाल ऊपर येलो लगी, अरे चावल सब जगह स्वेट हो गए। अरे वो पूरा कुकर का भी अगर अभी ढक्कन वक्कन देखो ना तो अलग ही शेप में आ जाते हो, हाँ कलर हो गया, कुछ अलग ही दिख रहा था, हाँ समझे यहाँ तक। सेकेंड पार्ट है कि अगर आप माउंटेन साइड अगर जाओ, तो जल्दी बॉईल हो जाएगा। हाँ
माउंटेन साइड, हाँ माउंटेन साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? इफ यू, इसका सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, अगर आप माउंटेन एरिया में जाओ, सुनो यहाँ पे, ऐसा उल्टा आया इधर लिखा है हमारा स्ट्रॉन्गर टाइम और माउंटेन में कितनी हार्ड होएगा ये लिखा ही है। कुकिंग हार्ड क्यों होगा, उसके पीछे रीजन है ना, देखो यहाँ पे क्लास, माउंटेन पे कुकिंग हार्ड क्यों होता है? इसलिए हम लोग कुकिंग करते ही नहीं माउंटेन पे, पता है क्या करते हैं? कहीं हाँ मैगी मैगी खा लेते हैं, वो गर्म पानी लेकर डालते हैं। देखो अभी इसके अंदर क्या होता है माउंटेन एरिया में, सुनो यहाँ पे, अगर कोई इंसान यहाँ पर जाके दाल चावल बना रहा है सपोज, तो बनेगा नहीं, क्यों? बिकॉज जैसे आप लोग सरफेस से ऊपर जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, समझा? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। मतलब अगर मैंने वहां पे यूटेंसिल रखा एंड इसके अंदर हम लोग ने वेजिटेबल्स रखे, सुनो सब लोग यहाँ पे, तो सराउंडिंग का प्रेशर क्या है? बहुत ही कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले जो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होता था, अब वो 90 डिग्री पे ही, बोलो 90 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? भाप बन जाएगा, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो भी वेजिटेबल्स है उसको एटलीस्ट कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए? 93 से 99, वो मिल नहीं पाएगा, तो वहां पर कुकिंग डिफिकल्ट होता है, समझा? वो पता नहीं बुर्ज खलीफा उतना भी नहीं, और बाकी भी तो मटेरियल्स जैसे मॉइस्चर हो गया, ये सारी चीजें भी मैटर करता है। डन यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया देखो, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग। चलेगा देखो इफेक्ट ऑफ क्या दिया, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट। एक चीज कहीं पर लिख के रखो क्लास, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये कहीं पर लिख के रखो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिया है प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। पहले प्योर वाटर था, बराबर है, स्टार्टिंग में अगर हम लोग ने प्योर वाटर रखा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितने पे आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। एंड जैसे हम लोग ने इसके अंदर सॉल्ट रख दिया, आपको पता है नॉर्मली कोई वेजिटेबल्स होते हैं तो उसके लिए हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं, जब भी बॉइलिंग करते हैं तो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं। तो सॉल्ट क्यों ऐड करते हैं? जैसे आप इसके अंदर, जैसे आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? न्यू बॉइलिंग पॉइंट विल बी 120 डिग्री सेल्सियस। मतलब जितना आप इम्प्योरिटीज ऐड करोगे उतना बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज होगा। डन यहाँ तक क्लियर? देखो नेक्स्ट पार्ट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का सिंबल क्या होता है? नहीं, QL होता है। QL होता है लेटेंट हीट का सिंबल। देख स्टार्ट करें। अगर हमारे पास आइस है, आपको ना ऐसा बनाने के लिए आना चाहिए, तो ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आइस स्टार्टिंग में कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, समझो यहाँ पर सब। आइस स्टार्टिंग में कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री। अगर आपने इसको हीट दिया, अगर आपने इसको हीट दिया तो ये कन्वर्ट होगा वाटर के फॉर्म में, बट उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। तो खाली किस चीज का चेंज हुआ? स्टेट का, फेज का चेंज हुआ, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। वॉल्यूम भी हाँ वो भी होगा, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो किसका चेंज हो रहा है? मैक्सिमम स्टेट का, बट टेम्परेचर क्या रहने वाला है? सेम। समझा? तो यहाँ पर इसने जो भी हीट को एब्जॉर्ब किया था वो हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। बट इसने हीट तो एब्जॉर्ब किया, बट क्या उसका टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हिडन हीट। पर क्यों नहीं हुआ? हाँ अभी देखो इसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे से, आइस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे के काफी क्लोज थे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। समझा? तो उसका जो वाइब्रेशन था, मॉलिक्यूल्स के जो वाइब्रेशन थे वो यहाँ पर क्या हो गए थे? 0। मतलब समझा नहीं समझा? मॉलिक्यूल्स क्या थे? कंप्रेस हो चुके हैं ना, क्लोजली पैक्ड है,
तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं करे, जैसे वाटर के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते हैं, तो यहाँ पर ऐसे घूम नहीं, तो इसका काइनेटिक एनर्जी नहीं है, खाली कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी एकदम प्रॉपर आइस के फॉर्म में यहाँ पर है, मैंने बाहर से जो भी हीट दिया तो धीरे धीरे ये भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, समझा। फिर वो हीट को कहाँ पर देगा, आगे यहाँ पर भी देगा, आगे मतलब सराउंडेड है ना, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आजू बाजू के जितने मॉलिक्यूल्स है सबको ये हीट प्रोवाइड करेगा। एंड वो हीट के वजह से ये वाला मॉलिक्यूल इससे थोड़ा सा दूर जाएगा, फिर ये इसको भी हीट देगा, तो ये थोड़ा सा दूर है, तो दूर जाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट उसने यूज कर लिया दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। एंड एक बार सबको अगर प्रॉपर एनर्जी मिल गया एंड दूर दूर चले गए, फिर वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट, धीरे 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 धीरे। तो जब तक मेल्ट नहीं हुआ था, समझे आता, तो वो टाइम पे उस हाँ, तो धीरे धीरे जब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो स्टार्टिंग में भी 0 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनली भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो खाली चेंज किसका हो रहा है यहाँ पर, फेज। डाउट है तो कुछ भी, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट देखो, अगर मैंने इसको और हीट देना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, ये सेम वाटर ही रहेगा बट इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पर क्या चेंज हुआ, सुनो सब लोग, ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट है। यहाँ पर क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के टाइम पे इसने जो भी हीट एब्जॉर्ब किया रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, MC डेल्टा टी। कौन था MC डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, समझा आता है। अगर मैंने इसको और हीट किया क्लास, तो 100 डिग्री सेल्सियस का दे क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू विच फॉर्म, गैसियस फॉर्म। बट यहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, सेम 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये टाइम पे उसने जो भी हीट एब्जॉर्ब किया, इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट, मतलब जो भी एक्स्ट्रा हीट है वो लेटेंट हीट का फॉर्म, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, समझा। बोलो, पहले वो अपना देखो ना, अगर इंसान को काम करना है बराबर एंड वो भूखा है, तो पहले क्या करेगा, वो पहले खाना खाएगा, तो थोड़ा सा रोटी खाएगा, फिर काम करेगा, फिर थोड़ा सा रोटी खाएगा, ऐसा करेगा, पहले ऐसा खा लेगा भाई। तो यहाँ पर भी वो अपना पूरा एनर्जी है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के फॉर्म में, फिर जो हीट आ रहा है उसको कन्वर्ट करेगा चेंज इन टेम्परेचर के लिए, समझा। नेक्स्ट पार्ट देखो, अगर आपने इसको और हीट किया तो क्या होगा, ये गैस ही रहेगा बट उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 200 डिग्री। तो ये टाइम पे जो भी हीट लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऐसा आपको समझना है। अगर ये बनाने के लिए आ गया ना क्वेश्चन को समझ के, तो ही न्यूमेरिकल्स होगा, वरना नहीं होगा। डन, यहाँ तक सब लोग को समझा लेटेंट हीट क्या होता है। अभी देखो, जो लेटेंट हीट होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा आपको हीट देना पड़ेगा, है ना। 1 ग्राम आइस है उसके लिए थोड़ा एनर्जी, 2 ग्राम आइस है उसके लिए ज्यादा एनर्जी, वैसा। तो इसमें से कांस्टेंट निकालो, तो कांस्टेंट निकलेगा L। तो L क्या होता है, Q/m, समझा। एंड L का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, समझा। L को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट वाला है ना, कौन सा वाला, नहीं, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन सा है, QC = MC डेल्टा टी। एंड लेटेंट के अंदर है ना, टेम्परेचर का चेंज नहीं आएगा, समझा। जहाँ पर टेम्परेचर का चेंज, हाँ देखो वापिस, अगर जिसको नहीं समझा, जब टेम्परेचर का चेंज हुआ है तो कौन सा यूज किया हम लोग ने, लेटेंट हीट, समझा था। जब भी टेम्परेचर का चेंज हुआ तो कौन सा हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी MC डेल्टा टी, यहाँ पर लेटेंट हीट एंड यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट क्या बनेगा, जूल पर केजी, समझा था। एंड जूल के और दूसरे कौन से यूनिट होते हैं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.12 जूल, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू, ये सारा चीज आप लोग को पता है, कैलोरी पर केजी पर कैलोरी पर ग्राम, ये सारा चीज आपको कन्वर्जन ऑलरेडी आता है। डन यहाँ तक। नेक्स्ट क्या दिया है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ, वो सिखा दिया है यहाँ पर, यही वाला पार्ट है। एक्सप्लेनेशन भी मैंने कर दिया कि यहाँ पर से वो हीट लेगा, धीरे धीरे उनका एनर्जी वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, खाली अभी एग्जांपल्स कराने। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कोई भी सब्सटेंस का काइनेटिक एनर्जी, खासकर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, समझा ना। रफ करो, सुनो यहाँ पे है ना, आज सुबह मैंने एक वीडियो देखा, उसमें पता है कैसा था, है ना, सुनो, 2 लड़के थे,
दोनों एक्टिवा लेके आए एंड है ना, उसका ध्यान है ना, एक हाथ से ऐसा एक्टिवा चला रहा था एंड ऐसा मोबाइल यूज़ किया बराबर। फिर उसने ऐसा स्टैंड पे गाड़ी लगाया, उसका फ्रेंड उतर गया एंड इसका ध्यान नहीं था, ऐसा चला एंड यहाँ पर ट्रांसफार्मर था, बिजली का खंभा जिसको बोलते हैं। एंड उसके अंदर है ना कैसा रहता है पता है, अभी हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, वो जो वायरिंग्स होते हैं ना, तो वायरिंग से आज जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ऐसा जाते जाते ना उधर ही चिपक गया, पूरा जल गया फोन की वजह से। तो संभालने का ये सारा चीज समझा। अगले पॉइंट के अंदर क्या दिया उन लोग ने, स्नो ऑन माउंटेन डज नॉट, हाँ अगर ऐसा हो जाता, समझे यहाँ पे कि यहाँ पर माउंटेन है बड़ा, ग्लेशियर वेशियर है एंड यहाँ पर कनेक्टेड है सी या तो रिवर, अगर इसके ऊपर जितना भी आइस है फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पर सनराइज हुआ एंड जैसे जैसे हीट लिया एंड एक साथ में जो पूरा ग्लेशियर वाला जो पूरा माउंटेन है वो पूरा पिघल गया, क्या हो जाएगा, वाटर लेवल सडनली राइज हो जाएगा, समझेगा। तो ये जो आइस होता है, आइस देखो पीछे उन लोग ने ना एग्जांपल दिया है कि 1 ग्राम आइस को अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, सॉरी हाँ कितना चाहिए, 336 जूल, मतलब बहुत ज़्यादा है। देखो पीछे नोट में दिया हुआ है, आइस है ऊपर, ऊपर क्या दिया नोट में, फॉर आइस 1 gram of ice at 0 degrees Celsius changes to water at 0 degrees Celsius. Nearly 336 joule energy is used in increasing the potential energy due to increase in intermolecular separation. So latent heat of इंटरमोलर सेपरेशन मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, अभी स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज है तो मूव तो नहीं कर रहे, तो उनके पास कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी ना। 1 ग्राम आइस ग्लास आया ध्यान दे, 1 ग्राम आइस यहाँ पे मेल्ट होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लेता है, 336। अगर 1 kg आइस हो तो 3006,000, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा टन्स के फॉर्म में रहेगा आइस, तो उसको अगर मेल्ट होना है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होता है, समझा तक। यहाँ पे देखो सेकंड केस क्या दिया, इन कोल्ड कंट्रीज क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, वाटर को अगर फ्रीज होना है तो उसको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग के अंदर देना पड़ेगा, हाँ तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, समझा। बट ऐसा होता नहीं है, कभी भी हीट का सबसे पहला जो कन्वर्जन होगा वो हमेशा कहाँ से होता है, सरफेस से होता है। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है उसने अगर अपना हीट दे दिया तो ऊपर क्या बन जाएगा, आइस, समझा है तक। एंड इस नहीं समझा, सेकंड देखो सेकंड केस के अंदर क्या था कि एक साथ में जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स है लेक के अंदर, वो सब लोग अपना हीट एनर्जी बाहर नहीं देते थे, वरना तो पूरा फ्रीज हो जाता। सबसे पहले फ्रीज कौन होता है, इसका सरफेस। एंड एक बार अगर ये सरफेस फ्रीज हो गया तो ये जो आइस होता है ना, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब अंदर का जो पानी है उसको बाहर के साथ कुछ अभी लेना देना ही नहीं है, समझा कि नहीं समझा। क्यों, बिकॉज यहाँ पर जो आइस है उसके किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसके लिए इसके अंदर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, समझा। बहुत गंदी मछली, हाँ भाई पानी में ही है, छपा की है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, थर्ड पॉइंट भी इसके अंदर ही है ना, साथ में ही आ गया। drinks get more cold more simply by adding pieces of ice than the ice cold water at sea. हाँ ये तो आप लोग को पता रहेगा, ड्रिंक्स का तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। अरे वो कोल्ड कॉफी पीते हैं ना आप लोग, कि नहीं पीते? देखो सपोज कि इसके अंदर हम लोग ने जूस वूस कुछ तो रखा हुआ है, अगर मुझे इसको लार्ज टाइम तक ठंडा रखना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ठंडा पानी के बर्फ, बर्फ। क्यों, बिकॉज बर्फ को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, पानी को ऐसे heat को release रिलीज करेगा इसके लिए। तो जैसे आपने इसको अंदर आइस रख दिया तो क्या करेगा, हीट इसके पास से रिलीज करेगा, यस और नो। जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करेगा तो जो जूस है वो ज़्यादा टाइम तक ठंडा रहेगा। डाउट इसके अंदर कुछ? नेक्स्ट पॉइंट, नहीं, सराउंडिंग वाले के पास से वो हीट ले लेता है मेल्ट होने के लिए, तो जो जूस है उसने हीट दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा। देखो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ था कि फिफ्थ था? ये थर्ड था before. Okay. When frozen lake starts melting, it Sorry. becomes very cold. ये सेकंड पॉइंट था एंड ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या दिया है? When ice in a frozen lake starts melting, its surroundings becomes very cold.
इसमें बताने की जरूरत है, क्यों? Heat ice makes heat absorb. व्हेन आइस इन अ फ्रोजन लेक Starts melting. स्टार्ट मेल्टिंग। अभी देखो, अभी ये जो अपना यहाँ पर है लेक, तो अगर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया मतलब वो हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा। हीट क्या करेगा? गेन करेगा। तो जैसे ही हीट गेन करेगा तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट। तो आपको सराउंडिंग कैसा लगेगा, ठंडा या गर्म? क्यों ठंडा? क्योंकि वहां से हीट पूरा चला गया। एंड लास्ट पॉइंट क्या दिया, 5th पॉइंट, It is generally more cold after hailstorm. when हेल स्टॉर्म पता है क्या होता है? ओले। वो गाना नहीं है, ओले ओले, हाँ, करा बोलते गुजराती में। तो ओले पता है आपको क्या होता है? बारिश के टाइम पे है ना, हाँ, आइस ही पूरा गिरता है, दैट इज नोन एज हेल स्टॉर्म। तो हेल स्टॉर्म अगर सब जगह पर फैल गया तो सराउंडिंग, हाँ, एक बार तो एक लड़के ने पूरा टकला करा के आया ना, बाहर निकला तो ओले गिर गए, ऐसा होता है। तो सेकंड पार्ट देखो, इसके अंदर क्या बोले, जब भी हेल स्टॉर्म, सुनो सुनो, नहीं समझा? हाँ समझा। जब भी हेलस्टॉर्म सराउंडिंग में अगर गिरा है बरा कोई भी जगह पर, तो सराउंडिंग का जो भी हीट है वो हेलस्टॉर्म क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको ठंडा मिलता है। देन यहाँ तक ये पूरा चैप्टर। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे।